हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम नोट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। क्यों? क्योंकि अगर हम मैप में हमने गौर किया होगा तो देखा होगा पहले गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है और ये तीनों जो है समुद्र के किनारे हैं, मतलब इन राज्य की सीमा जो है समुद्र से टच करती है। तो और जो राजस्थान है ये स्थलबद्ध एरिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ा बहुत जो है गुजरात के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे गुजरात के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि जैसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर एक है अक्षरधाम मंदिर हो गया, द्वारकाधीश मंदिर हो गया, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये गुजरात में है। कांडला बंदरगाह हो गया, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं गुजरात के बारे में। पहला ये कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो एशियाटिक शेरों की सुरक्षा के लिए। और फिर नेक्स्ट है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए गुजरात के बारे में। नेक्स्ट हम कुछ गोवा के बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारा सेकंड बी ऑप्शन था वो गोवा था। तो गोवा में एक बंदरगाह है, मोरमू गोवा बंदरगाह, और यहाँ पे भगवान महावीर या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? गोवा में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कहाँ के बारे में? गोवा के बारे में। नेक्स्ट है राजस्थान, वहाँ के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? तो ये भी राजस्थान में है। हम महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नौवा सेवा बंदरगाह, जिसका अब नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो कि खारे पानी की झील है, ये भी कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ये गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1973 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी है 1992 में, ऑप्शन डी है 1996 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन ए है तापमंडल, ऑप्शन बी है मध्य मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो ये पूरे 5 मंडल होते हैं और 5 मंडल से घुमा फिरा के मतलब किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम 5 मंडल को क्या करते हैं कि क्विक रिविजन कर लेते हैं जिससे कि हमें सब थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। पहला मंडल है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 से 18 किलोमीटर तक। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, आंधी तूफान बारिश, सारी किस्में होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। और दूसरा है समताप मंडल, ये कहाँ से कहाँ तक है? 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। और ये नाम से पता चल रहा है कि इसमें टेम्परेचर कैसा होता है, तो समान होता है। हवाई जहाज किस मंडल में चलता है? तो समताप मंडल में चलता है। ओजोन लेयर किस में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समताप मंडल से। अब मध्य मंडल को जान लेते हैं। सबसे ठंडी परत किसमें पाई जाती है? मध्य मंडल में, और ये 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है। और हमारा क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ है कि कौन सा मंडल सबसे ठंडा होता है या सबसे ठंडी लेयर कौन सी होती है? तो ये मध्य मंडल। फिर नेक्स्ट है आयन मंडल, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है इस मंडल में, और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक। और सैटेलाइट इसी परत में होती है। फिर नेक्स्ट है बाह्य मंडल, 640 किलोमीटर के ऊपर का जो भी हिस्सा है वो बाह्य मंडल के अंतर्गत आता है। और इस मंडल में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से मंडल में? बाह्य मंडल में। फिर यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन को, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो अभी हमने देखा कि सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मध्य मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मध्य मंडल। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है आर्गन, ऑप्शन डी है मीथेन। तो पहले तो हम ग्रीन हाउस गैस में कई सारी गैसें होती हैं, उनको हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो इसमें से देखिए दिया हुआ है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहते हैं, फिर ओजोन O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs गैस एंड वाटर वेपर, ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं।
इसको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछता रहता है। कभी कभी पूछ लेगा क्या ओजोन गैस ग्रीन हाउस गैस में पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा हाँ ये ओजोन गैस भी होता है, CFCs भी होता है, CO2 भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, वाटर वेपर भी होता है। तो अभी हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो उसमें क्या क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, आर्गन दिया है, मीथेन दिया है। तो अभी हमने देखा कि मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो 21% है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब ज्वालामुखी फूटता है तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस का उत्सर्जन होता है। आर्गन क्या है, आर्गन एक नोबल गैस है या फिर कह सकते हैं अक्रिय गैस है, ये किसी भी गैस मतलब रिएक्शन नहीं करता है और इसका जो बल्ब की फिलिंग में इसका उपयोग करते हैं किसका, अक्रिय गैस का। जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ीडॉन हो गया, रेडॉन हो गया, नियॉन हो गया, ये सब अक्रिय गैस है या नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है कॉलरा, ऑप्शन सी है जुकाम, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, इसका ऑप्शन सी जो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, जुकाम, क्योंकि ये वायरस से होता है। और फिर ऑप्शन ए जो है टाइफाइड, ये कैसे फैलता है, तो ये दूषित जल या दूषित भोजन से फैलता है। और ये किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है, और इस जीवाणु का नाम क्या है, तो साल्मोनेला। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं ऑप्शन के बारे में। टाइफाइड देखिए कैसे फैलता है, प्रदूषित खान पान से, प्रदूषित पानी से या फिर प्रदूषित भोजन से। और ये जो है जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो साल्मोनेला हो गया। फिर कॉलरा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये भी दूषित भोजन या पानी से होता है और ये भी बैक्टीरिया से ही होता है और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो वाइब्रियो कॉलेरी। और फिर ऑप्शन डी है मलेरिया दिया है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। और कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। ऑप्शन ए है ATP, ऑप्शन बी है STP, ऑप्शन डी है BOD, ऑप्शन डी है WPL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BOD, जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है आर्द्रता, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है वृष्टि। वृष्टि को बारिश भी कहते हैं या वर्षा भी कहते हैं। इसका जो है कृषि पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो खरीफ की फसल बोले या मानसूनी फसल बोले, दोनों एक ही है। मानसून के आने के बाद ही किसान क्या करते हैं, अपने खेतों और बीजों को तैयार करते हैं।